स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस 9335 पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के बारे में देखेंगे और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो क्लास 12 फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 फिजिक्स के 6 सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स देखेंगे और न्यूमेरिकल्स देखेंगे और मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे अगर आप न्यूमेरिकल हल करते हैं तो उसमें आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे जितने भी नंबर का न्यूमेरिकल होगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, आपके हर भी न्यूमेरिकल और सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल आपके समझ में आएंगे। मैं आपको सरल से सरल और सरल भाषा में न्यूमेरिकल को समझाऊंगा और सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। इसमें जो हम न्यूमेरिकल देखेंगे वो पूरी किताब के 6 सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसीलिए आप वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपके पास अब टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। अब आपको वो चीज़ पढ़नी है जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुकी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुकी हैं, और उन चीज़ों को पढ़ना है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं 6 न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जिससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोगों के सामने पहला न्यूमेरिकल हमें दिया गया है। न्यूमेरिकल कहता है 0.5 मीटर लंबाई का एक सीधा चालक तार, यानी कि 0.5 मीटर लंबाई का एक सीधा चालक तार है। 0.9 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में 7 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करता है। चालक में प्रेरित होने वाला विद्युत वाहक बल अधिकतम मान गणना करना है, यानी कि जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है उसमें अधिकतम मान की गणना करना। आप समझिए, हम आपको समझाते हैं और भी इसको नोट करके मैं बताता हूं कि आपको अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो देखिए, कहता है 0.4 मीटर लंबाई का, यानी कि लंबाई जो दी गई है वो 0.4 मीटर, यानी कि हमें देखिए सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन। देखिए गिवन का मतलब होता है, अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एग्जामिनर जो है वो सोचेगा कि स्टूडेंट ने अच्छा लिखा है और अच्छा सॉल्व करा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले गिवन लिख लेंगे। तो हमें गिवन में क्या किया दिया, देखिए लंबाई दी गई एल बराबर हमें कितना गया 0.4 मीटर। ठीक है, और क्या समझिए, एक सीधा चालक तार इतने मीटर वेबर 0.9 मीटर 0.9 वेबर प्रति मीटर चुंबकीय फ्लक्स, यानी कि बी बराबर 0.9 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दिया गया है। और समझिए से घनत्व में 5 मीटर पर सेकंड के वेग से 5 मीटर पर सेकंड के वेग से, यानी कि हमें बी बराबर भी दिया गया वेग कितना 7 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करता है। चालक में प्रेरित होने वाले विद्युत वाहक बल के अधिकतम मान की गणना करना है, यानी जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसमें कितना अधिकतम मान हो सकता है उसकी गणना करना। विद्युत वाहक बल का मात्रक ई, यानी कि इसका हम लिखेंगे डिनोट करते हैं ई से, और ई देखिए अधिकतम, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ई मैक्सिमम बराबर हमें से पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। तो हमें इसके लिए एक सूत्र हमने पढ़ा था, ई बराबर BBL। ठीक है, ई हमने सूत्र तो फाइनली पढ़ा था, ई बराबर BBL साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर कोण की बात नहीं कर रहा है। तो हम सूत्र लगा देंगे ई MAX इक्वल टू BVL। इस सूत्र में हम मान रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमें ई मैक्स तो निकालना है, हम ये लिख रहे हैं, मैक्स आप लिख लेना। देखिए बी का मान 0.9 दिया गया है, इंटू बी का मान दिया गया 7, इंटू देखिए बी का मान रख दिया, ई का मान रख दिया, अब हमें किसका एल का मान रख देना है 0.4। जब आप ई मैक्स बराबर, जब आप इनकी तीनों की गुणा करेंगे, पहले 9 चौक 36, 9 चौक 36, जब 9 चौक 36 आए तो 0.036 इंटू 7। अब 36 और 0.36 गुणे 7 आप इसकी गुणा कर लीजिए। देखिए जब हम अब इसकी गुणा करेंगे तो 7 छिंग 42 के 2 हासिल लगे 4, 7 या 21, 21 और 4 कितने हो गए 25 और दशमलव कितने के बाद 1 2, तो दशमलव 2 के बाद इतना आ गया। ई मैक्स बराबर कितना आ गया, ई मैक्स बराबर 2.52।
ये हमारा आ गया इसका आंसर। कितना अधिकतम विद्युत वाहक बल कितना होना चाहिए? 2.52 होना चाहिए। और इसका मात्रक क्या लिख लेंगे हम? वोल्ट दे देंगे, वी लिख देंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम न्यूमेरिकल नंबर 2 देख लेते हैं। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके हमें बता देना। आइए हम न्यूमेरिकल नंबर 2 देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो दूसरा न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल देखिएगा, एक बैटरी का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम है। समझिएगा, इतना ओम जो है आंतरिक प्रतिरोध है। 1000 ओम प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर से इसका विभवांतर मापा जाता है। तो हमें ज्ञात करना है, नंबर 1 में धारा निकालनी है, नंबर 2 में सेल जो है सेल के बीच में जो विभव उत्पन्न होगा उस विभव के हमें गणना करना है। तो आइए हम इसको क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हर बार की तरह हम लिख लेते हैं गिवन, हमें क्या दिया गया। क्योंकि स्टूडेंट जब आप इस तरीके से लिख देते हैं तो एग्जामिनर समझता है कि स्टूडेंट ने अच्छे से न्यूमेरिकल को हल किया है, ना कि टीपा है। तो आप समझिएगा, कहता है किसी सेल का एक बैटरी का विद्युत वाहक बल बी मतलब हमें ई दिया गया है, ई बराबर 4 वोल्ट दिया गया है, इतने वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध इतना है 1.5 ओम। आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से हम लिखते थे नहीं लिखते 1.5 ओम, ठीक है। तथा इतने 1000 ओम प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर से इसका विभवांतर मापा जाता है। वोल्ट मीटर प्रतिरोध यानी कि जो कैपिटल आर है वो हमें दिया गया 1000, ठीक है। वोल्ट मीटर से मापा जाता है सेल के धारा, मतलब आई बराबर हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। सेलों के बीच विभवांतर यानी कि बी बराबर भी हमसे पूछ रहा है। तो आइए हम इसको पहले आंतरिक प्रतिरोध निकाल लेते हैं। आंतरिक प्रतिरोध के और धारा के संबंध में आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था, आई बराबर क्या पढ़ा था? ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये सूत्र आपने पढ़ा था धारा और आंतरिक प्रतिरोध के बीच में संबंध का। हम इसी सूत्र में मान रख देंगे। तो आई तो हमें निकालनी है, पहले हम आई निकाल लेंगे। ई का मान हमें 4 वोल्ट दिया गया है, आर दिया गया है 1000 प्लस आंतरिक प्रतिरोध 1.5। आप इसको आगे देखिए, हम इसको जोड़ देंगे 4 अपॉन 1000। देखिए एक को इसमें जोड़िए, 1000 1.5 हो जाएगा। आप 0 हटाइए, ऊपर दशमलव बढ़ा देना, ठीक है। अब देखिए क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू हमारे पास आएगा 40 अपॉन 5, इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। जब आप इसको डिवाइड यानी कि जब भाग देंगे तो हमारे पास धारा आ जाएगी 0.03994 एम्पियर। हमारी आई बराबर हमारा आंसर आ जाएगा, देखिएगा 0.0039994 एम्पियर। ये हमारी आई आ गई। अब हमें क्या निकालना है, धारा तो आ गई। सेलों के बीच विद्युत यानी कि जो विभव उत्पन्न होगा उसके सिरों के सेल जो है, अगर सेल है उनके सिरों के बीच में जो विभव उत्पन्न हो रहा है उसके लिए, तो उसके लिए हमने एक सूत्र पढ़ा था बी बराबर आई आर। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था आप लोगों ने? आप लोगों ने बी बराबर एक आई आर का सूत्र तो पढ़ा ही होगा। अब हम क्या करें, बी बराबर आई आर लगा देते हैं। तो बी बराबर हमारा क्या है, देखिए आई बराबर दिया गया है, आया है हमारा, ये वाला मान रख देंगे 0.0039994 इंटू 1.5 रख देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास बी बराबर आएगा 0.0058985, इतना हमारे पास बी बराबर आ जाएगा। और इसका मात्रक होता है, आई होप स्टूडेंट नहीं दिखा आपको, वोल्ट। आप देख लीजिए, इतना हमारे पास जब आप इसकी गुणा करेंगे इसकी और इसकी, तो हमारे पास कुछ इतना मान आ जाएगा 0.0058985 वोल्ट आ जाएगा। ये हमारा सेलों के बीच जो विभव उत्पन्न हुआ था वो इतना होगा और धारा जो उसमें बह रही थी वो इतनी होगी। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। जो हमारा तीसरा न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हैं, अनसॉल्व पेपर करते हैं, तो ये न्यूमेरिकल आपको वहाँ पर मिले होंगे। तो आइए हम इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारा तीसरा न्यूमेरिकल है वो कहता है कि 1 मिलीग्राम द्रव्यमान छत से कितने जूल ऊर्जा मुक्त होगी। ये न्यूमेरिकल आप देखेंगे तो 1 2 नहीं बल्कि 4-6 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ये न्यूमेरिकल आपको 100% मिलेगा कि 1 मिलीग्राम द्रव्यमान छत से कितने जूल ऊर्जा मुक्त होगी। ये न्यूमेरिकल ऐसा नहीं आपके लिए न्यूमेरिकल के रूप में इंपॉर्टेंट है, हम आपको बता देना चाहते हैं कि न्यूमेरिकल के रूप में बहुत कम आता है, लेकिन ये अति लघुत्तरीय प्रश्न में और बहुविकल्पीय प्रश्न में इतना आता है कि एग्जामिनर के लिए फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला।
बहुत पूछता है 1 मिलीग्राम द्रव्यमान छत से कितने जूल ऊर्जा मुक्त होगी। हम आपको इसको सॉल्व करा के बताएंगे और आप इसका जो आंसर है वो रट लेना। आपको न्यूमेरिकल अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछता है तो आप वहाँ पर अच्छे से लिख देंगे और हल करके आप लिख देंगे। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम हर बार की तरह इसमें भी लिखेंगे गिवन हमें क्या दिया गया। देखिए 1 मिलीग्राम द्रव्यमान क्षति यानी कि 1 मिलीग्राम द्रव्यमान क्षति को हम डेल्टा एम से लिखते हैं। 1 mg दिया गया मिलीग्राम mg। ठीक है, और क्या दिया गया द्रव्यमान क्षति में कितने जूल ऊर्जा मुक्त होगी यानी कि कितने जूल ऊर्जा मुक्त होगी। अब हमें देखिए द्रव्यमान क्षति है मिलीग्राम में दी गई। अब हम क्या करें, इसको पहले ग्राम में चेंज करें फिर हम इसको किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻³ ग्राम होता है। अब ये तो आ गई हमारी ग्राम में। ठीक है, ग्राम में आ गई। अब हमें इसको चेंज करना है किसमें, केजी में, किलोग्राम में। तो हम इसमें 3 से और गुणा कर देंगे, 10⁻³ गुणे 10⁻³ अब ये हमारी किलोग्राम में आ गई। अब हम इस किलोग्राम में इसका मान रख देंगे। आपने एक सूत्र पढ़ा था द्रव्यमान क्षति बराबर, द्रव्यमान क्षति के लिए हमने जो एक मान निकाला था, एक आपने सूत्र पढ़ा होगा E बराबर mc²। E बराबर mc², सूत्र आपने पढ़ा है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आता है। आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझना। देखिए E बराबर एम बराबर हमें कितना दिया गया, 1 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। आप इसको 3 × 3 गुणा में घाते जुड़ती हैं, भाग में घाते घटती हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर गुणा में घाते हैं तो वो जुड़ जाएंगे, गुणा में घाते जुड़ती हैं और भाग में घाते घटती हैं। और देखिए इंटू IEC का मान आपको पता होगा, 3 × 10⁸ ये आपको कांस्टेंट मान है, प्रकाश की चाल है। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है। इसका क्या होल स्क्वायर, 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। जब हम इसको खोलेंगे 1 × 10⁻⁻6 इंटू 3 × 9 इंटू 9, 8 दूनी कितनी हो जाएंगी, 16। 8 दूनी 16 हो जाएंगी। आप देखिएगा अब हमारे पास क्या आ गया, इस जो 16 जो है ये तो है प्लस की हमारी, ये है माइनस की। तो माइनस की प्लस की 16 से ये प्लस की है, प्लस की 16 से माइनस की 16 घटाएंगे। देखिए 9 की गुणा 1 में करेंगे तो 9 × 1 = 9, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 10 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, तो E बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, जूल। और इस प्लस का 10 का मतलब है कि आप 9 के आगे 10 जीरो लिख दीजिए, 1 2 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 के आगे आप 10 लिख दीजिए। जितना आया इतने जूल ऊर्जा मुक्त होगी। अगर 1 मिलीग्राम द्रव्यमान छत में कितने जूल ऊर्जा मुक्त होगी, तो इतने जूल ऊर्जा मुक्त होगी। तो ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये आपको मान मिलेगा जहाँ भी मिलेगा, 9 × 10⁻10। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग। तो आइए स्टूडेंट हम चौथा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चौथा न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें हमें बिंदु ए और बी के बीच में तुल्य धारिता निकालनी है, और इस धारिता को निकालने के लिए हम इसको सूत्र को सॉल्व करेंगे, तभी हमें इसके बीच की तुल्य धारिता मिल पाएगी। तो हम इस सूत्र को कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो हमारे पास डायग्राम है इसको हम कैसे हल करेंगे, बस आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखिए। हम इसको अच्छे से हल करके आपको समझाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें को सॉल्व करने से पहले हम इसमें जो इनको मान लेते हैं, क्या मानेंगे, इसको तो हम C1 मान लेते हैं, इसको तो हम C2 मान लेते हैं, इसको C3 मान लेते हैं, इसको C4 मान लेते हैं, इसको C5 मान लेते हैं। इससे हमें क्या होगा, हमें जो इसको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। आपको बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप इस तरीके से मान लेंगे, और लगभग इस तरीके का क्वेश्चन आता जरूर है। मैं आपको इस तरीके से 2 क्वेश्चन लगवाऊंगा, और दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, और आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, अब आपके पास सिर्फ रिवीजन करने को टाइम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने का टाइम है। तो अब बस आप लोग पढ़िएगा। देखिए हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। पहले में इन दोनों को लिखेंगे। देखिए ये जो 2 हैं ये किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। हम लिखेंगे C1 C2 बा C3 को क्या लिखेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में आप लिखिए ऐसे C2 व C3, इनको हमने माना, ये नहीं लिखा कि माइक्रोफैरेड इतने इतने, हम लिखेंगे C2 व C3 किसे श्रेणी क्रम में हैं। आप इतना लिखिए श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम का हमने सूत्र पढ़ा था, 1/C बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3 ... होता है C3। इस तरीके से होता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए
हमारा हो जाएगा 1/c बराबर 1 कितना है 8 है, C2 कितना है 8 है, प्लस 8 है, प्लस C3 कितना है ये भी 8 है। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, जब अब 8 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम भी कितना आएगा 8 आएगा। 8 × 8 8 × 8 +1 इक्वल टू 2 + 8 2/8। ठीक है, तो देखिए हम इसको 2 × 1 2 2 × 8, तो हमारे पास क्या आया देखिए 1/c बराबर आया 1/4 और इसको हम तिरछा गुणा कर देंगे। ठीक है, जब आप इसके गुणा करेंगे तो C के साथ बना जाएगा और 4 अलग आ जाएंगे, तो हमारा C बराबर कितना आ जाएगा 4 और इसको मान लेंगे C'। तो हमारा जो C' यानी कि जो इतना आ गया, ये जो पूरा टोटल बन गया ये कितना बन गया 4 माइक्रोफेरेड बन गया μc। अब हम इसको क्या करें, अब इसके साथ में देखिए अब इनको और इनको समांतर क्रम में जोड़ देंगे। आप लिखेंगे C4 व C' समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो देखिए अब करना क्या है कि हमारा जो 4 ओम है जो वो प्रतिरोध C4 है वो कितना है, देखिए C4 है 8 है, आप देख लीजिए C4 कितना है हमारा 8 है, और देखिए C' कितना आया है 4 आया। तो हम क्या करें, और श्रेणी समांतर क्रम का जो सूत्र होता है वो होता है C बराबर C1 + C2 + C3 डैश होता है। ठीक है, अनंत तक। तो हम क्या करें C बराबर हो जाएगा, इसको हम C" मान लेते हैं, उसको माना सिंगल डैश, तो इसमें 8 + 4 बराबर कितना आ जाएगा 12। C" बराबर आया हमारा 12। देखिए अब हमारा 12 कौन सा आया, इन सभी को जब हमने हल किया टोटल यहाँ पर आया 12। अब समझिए एक इसको हमने एक कर दिया, देखिए ये तो हमारा 12 हो गया ए वाला, और ए वाला अब देखिए ए बचा, अब ये सीधा तार हो गया ए बी, यहाँ पर एक लगा, यहाँ ए और बी। अब ये तीनों ओम है, इनको हम किस में जोड़ दें श्रेणी क्रम में। एक कितना है 4 है, दूसरा 8 है, तीसरा 12 है। हम लिखेंगे C1 और C4 C5 C1 और C" और C5 को किस में जोड़ दें हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें। लिखेंगे C1 व C" तथा C5 को श्रेणी क्रम में, जब हम इनको श्रेणी क्रम में 1/c बराबर हो जाएगा। देखिए 1/C1 कितना है, आप इनको देखिए C1 C2 ये जो है ये तो हमारा सूत्र है। ठीक है, तो हम इसी में इनका मान रख देंगे। C1 का मान लेते हैं कितना 4 + 1/12 + 1/8। जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, जो एलसीएम आता है आप उसको एलसीएम लेकर इसको हल कर दीजिए। देखिए 12 और 8 जब इनका आप टोटल का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 24। आप लेके देख लीजिए 4, 12, 8 इनका एलसीएम निकालिए। 2 चक्कू 2 दूनी 4, 2 छिंगे 12, 2 चक्कू 8, 2 1 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 1 2, 3 1 3, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 आ गया। ठीक है, 24 आ गया। 4 छिंग 24, 4 छिंग 24 प्लस 3 12 दूनी 24 प्लस 8 3 24, यानी कि ऊपर कितना आया देखिए 6 3 9 2 11/24। तो C1/C बराबर आ गया मेरा, कितना आ गया C बराबर कितना आ जाएगा, देखिए जब तिरछा गुणा हो जाएगी तो C बराबर आ जाएगा 24/11। ये हमारा तुल्य धारिता आ गई ए और बी के बीच की। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 देख। अब हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। इस प्रकार से दिया गया है, हमने इसको C1 मान लिया, इसको C2 मान लिया, इसको C3 मान लिया, इसको C4, इसको C5, इसको C6, इसको हमने मान लिया। अब हम क्या करें, इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने से पहले आप एक बार इसको समझ लीजिए। इसमें मैं ए व बी के बीच तुल्य धारिता पूछ रहा है और पूछ रहा है यदि ए व बी के बीच 100 वोल्ट विभवांतर होते हो तो ए पर निकटतम धारिता पर आवेश, एक ए के जो निकटतम धारिता है उस पर कितना आवेश होगा। तो हमें ये चीज़ इसकी निकालनी है। तो देखिए हम इसकी पूरा इसको हल करेंगे। तो इसे क्या करें, देखिए हम इन तीनों को आपको ये दिख रहे हैं श्रेणी क्रम में, इनको तो पहले हम श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे, फिर इसके साथ में इनको जो आएगा उसको समांतर क्रम में, और जो आया यहाँ पर आ गया तो फिर हम इनको तीनों को श्रेणी क्रम में, फिर समांतर क्रम में, फिर हम श्रेणी क्रम में जोड़कर पूरा हल कर देंगे। तो आइए हम इसको हल करते हैं। हम लिखेंगे अब सबसे पहले कि इनको यानी कि C7, C8 तथा C9 को
श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में स्टूडेंट, क्रम में, ठीक है। अब देखिए 1/c बराबर होता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, इस प्रकार से सूत्र होता है डॉट डॉट, ठीक है, जहाँ तक आपके धारिता मिलती है वहाँ तक। देखिए यहाँ पर क्या होता है, प्रतिरोध वाले जो आप सवाल लगाते थे उनका जस्ट उल्टा होता है ना। तो वहाँ पर अगर हम श्रेणी क्रम में की बात करें तो होता था R बराबर R1 प्लस R2, और यहाँ पर क्या करें, अपान में दे रहा है, ठीक है। तो आप समझिए इसको हम C डैश मान लेते हैं, क्योंकि अब हम हल करेंगे, कई मान निकालने पड़ेंगे हमको। C डैश बराबर हम क्या हल करेंगे, C1 कितना दिया गया 3 प्लस C2 मान लीजिए कितना है, ये भी 3 है, प्लस C3 कितना है, ये भी 3 है। जब हम इसको हल करेंगे इसका एलसीएम आएगा कितना 3, इसका जब 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3/3, 3 एकम 3, यानी कि हमारे पास जो C डैश बराबर आएगा वो आएगा 1। तो देखिए स्टूडेंट हमने क्या सॉल्व किया, इतने को सॉल्व किया, यानी कि जो तीनों संधारित्र सॉल्व किए तो हमारे पास आ गया ये जो मान आया ये कितना आया 1। अब हम क्या करें, इसको जो इसके साथ कैसे किस क्रम में जोड़ दें, यानी कि जो ये जुड़ा है इस प्रकार, इसको हम कैसे जोड़ दें, समांतर क्रम में, और ये किस में है 2, तो हम इसको लिखेंगे, एक कौन सा हमने माना था C6, लिखेंगे C6 बा C डैश को समांतर क्रम में, क्रम में, तो C डबल डैश मान लेंगे, C डबल डैश बराबर हो जाएगा C6 प्लस C डैश। हम देखिए C डबल डैश बराबर C6 का मान कितना है 2 और प्लस 1 बराबर 3, यानी कि C डबल डैश बराबर हमारे पास कितना आ गया, वो आ गया 3। आप देखिए इतना तो आ गया हमारे पास C डैश, ठीक है, इतना हमारे पास जो आया वो कितना आया फाइनली C डबल डैश 3, यानी कि जो इतना आया। आप समझिए अब हम क्या करें, हमारे पास जो आ गया देखिए इस प्रकार से बचा हुआ है, इस प्रकार से यहाँ तक समझिए, और इधर ये धारिता वाले लगे हैं, इधर लगे हैं, और ये A है और ये B है, यहाँ पर ये बीच में लगा है। अब देखिए ये जो बचे हैं तीनों, ये तो हमारा 3 आ गया, ये कितना है, A भी 3 है, A भी 3 है। अब हम इनको क्या करें, इनको हम एक समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ दें। जब हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो क्या आएगा, देखिएगा जब हम इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे कौन कौन से, देखिए स्टूडेंट 1 2 तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, C2 कामा C4 तथा C डबल डैश को, ये क्योंकि C डबल डैश ही तो आया है, को किस क्रम में जोड़ें, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। और हैं कितने, तीनों जो हैं वो हमारे 3 हैं। तो हमारे पास देखिए 1/C ट्रिपल डैश इसको मान लेते हैं, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो इसको भी हम हल करेंगे तो 3/3 यानी कि 1 आ जाएगा। तो C ट्रिपल डैश बराबर हमारे पास कितना आया, 1 आया। अब देखिए C ट्रिपल डैश जो हमारे पास 1 आ गया, और इसको क्या करें हम समांतर क्रम में, अब हम लिखेंगे C ट्रिपल डैश बा C3 को समांतर क्रम में, C चौवाट डैश, C चौपल डैश मान लेंगे, तो इसमें C3 कितना है, C2 कितना है 2 प्लस 1 बराबर 3, CIB बराबर यानी कि C चार डैश बराबर हमारे पास आ गया 1, सो 4 डैश बराबर आ गया 3। तो हमारे पास ये देखिए फाइनली अब हमारे पास क्या बचा है, आप देखिए इधर देखिए, आप इन सभी को हटा दीजिए, इतना बचा आपके पास सिर्फ। जब हमारे पास देखिए इतना बचा है तो ये कितना बचा है, एक ए बचा है, इस प्रकार से इतना 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 ए बचा, ये है और ये बी है, हमारे पास ये बचा, तो ए बचा। अब हम इनको क्या करें, तीनों को किस क्रम में जोड़ दें, ए भी 3 है, ए भी 3 है, ए भी 3, इनको किसको श्रेणी क्रम में जोड़ दें। अब हम लिखेंगे C1/C5 को, इधर देखिए C1/C5 तथा C4 को, C4 डैश को श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। अब देखिए 1/C, अब इसको हम C मान लेते हैं, फाइनली हमें आंसर चाहिए, तो 3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। जब हम इसको हल करेंगे तो कितना आता है, हमारा हर बार हल कर चुके हैं, तो C बराबर आ जाएगा 3/3, 1/C बराबर 3 एकम 3, यानी कि C बराबर हमारे पास फाइनली आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड। जो हमारे पास तुल्य धारिता आएगी वो 1 माइक्रोफैरड, यानी कि फर्स्ट आंसर हमें क्लियर हो गया। अब हम इसका दूसरा आंसर देख लेते हैं, कौन सा, ए वाला आंसर हम देख लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा Q बराबर CV, C कितना आया हमारे पास, अभी आया, फाइनली आया था 1,
कुल तुल्यधारिता 1 माइक्रोफैरड आई थी। अब हम जब 1 माइक्रोफैरड को क्या करें, फैरड में चेंज कर लें। माइक्रोफैरड बराबर हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6 फैरड हो जाएगा। बस हम ये मान रख दें, उठा के हमारा आ जाएगा Q बराबर आ जाएगा C का मान 1.6 × 10 की वो पावर -6 इंटू B का मान दिया गया 100, तो 100 × 10⁻6 ये हमारा आ गया आवेश। इतने कूलाम आवेश होगा किस पर, A पर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर देखिए यहाँ पर कूलाम यानी कि अगर बात करें तो फैरड की, अगर हम इसको फिर चेंज कर दें तो Q बराबर आ जाएगा, देखिए 100 फैरड माइक्रोफैरड। अगर आप फिर चेंज करना चाहें तो Q बराबर 100 माइक्रोफैरड। अगर आप चाहें तो चेंज कीजिए, नहीं तो नहीं, इतना ही आ जाएगा। आप नहीं चेंज करना। हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन नंबर कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी इतनी दी गई है 0.53 एंगस्ट्रॉम हो, तो निकाय पर वैद्युत द्विध्रुव ज्ञात करना। हमें जो दिया गया हम पहले वो नोट कर लेते हैं। गिवन हमें क्या क्या दिया गया, हमें दिया गया है, क्या दिया गया, देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी कि E बराबर कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, E नहीं यहाँ पर मानेंगे हम, सीधे मान लेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इतना आवेश होता है। वैद्युत द्विध्रुव के बीच का वैद्युत द्विध्रुव निकाय ज्ञात कीजिए, यानी कि जो बीच की दूरी यानी कि 2L तो होती है, 2L आपने सूत्र में पढ़ा होगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब हम क्या करेंगे, एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज कर लें, 0.53 × 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या पूछ रहा है, P बराबर पूछ रहा है। तो हमने एक सूत्र पढ़ा था, P बराबर 2QL, P बराबर 2QL हमने एक सूत्र पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव वाला। तो हम क्या करें, इसमें मान रख दें। तो P बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, EL का मान हमें दिया गया है 2L, या आप इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए समझ लीजिए, P बराबर Q × 2L लिखते हैं। तो 2L हमें दिया गया, Q हमें पता है इतने कूलाम होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इंटू 0.53 × 10⁻10। आप देखिए -10 और इनको जोड़ दीजिए, 1.6 × 0.53 इंटू 10⁻−29 हो जाएगा। 10 की माइनस और -10 और -19 जब जुड़ जाएंगे तो -29 हो जाएंगे। तो आप चाहें तो इतना ही आंसर रखिए। अगर आप इसकी गुणा कर देते हैं, देखिए जब हम इसकी गुणा कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 0.848 इंटू 10⁻−29 आ जाएगा। तो ये है हमारा इसका फाइनली आंसर। आई होप ये आपको क्वेश्चन, और अगर आप इसका मात्रक लिखेंगे तो लिखेंगे कूलाम मीटर प्रति, नहीं कूलाम मीटर स्टूडेंट। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का न्यूमेरिकल वीडियो आपको मिलता रहता है। हम मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टूडेंट जय हिंद, वंदे मातरम।